सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे डेली आपको लैब असिस्टेंट भूगोल के लिए क्लासें मिलती है। आज हमारी 30वीं क्लास है और हमने जो चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रखा था उसको कल अपन ने यानी परसों वाली क्लास में, कल तो क्लास नहीं हुई थी, अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सारे साथी जिन्होंने पिछली क्लासें देखी है उन्होंने अच्छे से इस चैप्टर का रिवीजन किया होगा और आज आपका टेस्ट है। और साथ में वैसे भी अगर आप गलत करते हैं तो या कोई नई चीज़ आपको मिले तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये थ्योरी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो आप अलग से ऐड कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है। ऑप्शन देखिएगा, अदय कर्तित विसर्प, दूसरा बाढ़ का मैदान, तीसरा गोर्ज अथवा कैनियन, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अदय कर्तित विसर्प। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अब देखिएगा पुनर्यौवन क्या होता है। तो इसका मतलब देखो, पुनः का मतलब दोबारा, यौवन का मतलब जवानी, यानी नदी में फिर से जवानी आती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नदी पहले अपर्दन करती है जब युवावस्था में होती है, लेकिन धीरे धीरे नदी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आती है, फिर आपकी वृद्धावस्था में। जब नदी वृद्धावस्था में आती है तो अपर्दन वगैरह वो बहुत ही कम करती है, निक्षेपण ज़्यादा करती है। लेकिन मान लो नदी अब वृद्धावस्था में थी लेकिन फिर भी उसने अपर्दन शुरू कर दिया दोबारा, तो वो उसका होता है पुनर्यौवन। और पुनर्यौवन जब होता है तो उस टाइम कौन सी स्थलाकृति बनती है, अदय कर्तित विसर्प। यानी कहने का मतलब है कि फिर से जब नदियाँ हैं वो अपनी तली में अपर्दन करती है और वो विसर्प का मतलब इस प्रकार, यानी सांप की तरह नदियाँ बहने लगती है, क्योंकि अपर्दन कर रही है तो इसलिए कटाव होगी तो इधर उधर नदियाँ हैं वो बहेगी। तो इसी को अपन बोलते हैं पुनर्यौवन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है। पहला ऑप्शन है बाढ़ का मैदान, दूसरा प्राकृतिक तटबंध, और इन्हें इंग्लिश में लेवीज बोलते हैं। तो कई बार वो लेवीज लिख के देते हैं तो याद रखिएगा लेवीज का मतलब है प्राकृतिक तटबंध है। इसके अलावा नदी विसर्प जिसको अपन मियांडर बोलते हैं। चौथा ऑप्शन आपका जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, नदी विसर्प या मेयांडर। ये अपर्दनात्मक स्थल रूप है, जबकि जो आप तीनों ऑप्शन में देख रहे हैं ये तीनों ही निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये मैंने व्याख्या भी कर रखी है। ये नदी के मार्ग पे बना एक मोड़ होता है, यानी कहने का मतलब विसर्प का मतलब नदी सांप की तरह बहती है और ये स्थलाकृति बनती है अपर्दन के कारण। इसके अलावा बाढ़ के मैदान, तटबंध, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु ये सारे निक्षेपण से बने स्थल रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी आकार की घाटी किससे बनती है, हवा से, भूमिगत जल से, नदी से या फिर हिमनद से। तो यहाँ पे ये मैंने थ्योरी में आपको 2-3 बार या 4-5 बार बता चुका हूँ कि वी आकार की घाटी है वो नदी निर्मित होती है, जबकि यू आकार की घाटी है वो आपकी हिमनद निर्मित। और इसके अलावा एक अपन ने पढ़ी थी हैंगिंग वैली जिसे बोलते हैं लटकती घाटी, लटकती घाटी या इंग्लिश में बोलें तो हैंगिंग वैली। ये दोनों ही यू आकार की घाटी और लटकती घाटी ये हिमनद से बनती है, जबकि वी आकार की घाटी है वो नदी से बनती है। ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी आप देखेंगे कि नदी है वो युवावस्था में क्या करती है, लंबवत अपर्दन करती है। इंग्लिश में बोलें तो वर्टिकल इरोजन है वो करती है, जिससे घाटी है वो संकरी हो जाती है और ये किस शेप में लगती है देखने में, वी शेप। तो इसे अपन बोलते हैं वी आकार की घाटी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी है वो कंफ्यूज होंगे कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन आप देखिएगा जलप्रपात। तो जलप्रपात आपका अपर्दन से निर्मित है तो ये नहीं होगा। दूसरा अपन ऑप्शन देखें संप्राय मैदान। तो बहुत सारे साथी संप्राय मैदान देख के इसको बोल सकते हैं कि निक्षेपण से बना स्थल रूप है। नहीं, ये आपका निक्षेपण से नहीं बल्कि अपर्दन से बना हुआ स्थल रूप है। और ये मैंने अलग से आपको पढ़ाया था संप्राय मैदान जिसको पेनी प्लेन बोलते हैं। ये कैसे बनता है कि जब नदी है वो अपर्दन के माध्यम से किसी धरातल को एकदम समतल कर देती है तो वो संप्राय मैदान बनता है जिसे अपन पेनी प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी अपर्दनात्मक है और नदी विसर्प ये भी अपर्दनात्मक स्थल रूप है। तो हमारा राइट आंसर होगा प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज।
ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, डी नंबर ऑप्शन है वो सही है। अगला अपन बात करते हैं, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? एरेट, सीफ, बरखान या गारा? तो आप सारे साथी कहेंगे अर्धचंद्राकार स्थल रूप बरखान। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। और ये आप इमेज में भी देख सकते हो कि ये आपको बरखान स्थलाकृति है, वो मरुस्थल में पौन निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है या निक्षेपण। तो आप कहेंगे ये निक्षेपण निर्मित स्थल रूप है। ठीक है, अपरदनात्मक नहीं है, निक्षेपित स्थल रूप है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, पौन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर सेलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तीनों ओर से जो तीखा हो जाता है, नुकीला हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर। ये मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी और यहाँ पे इमेज है वो नहीं है, पिछली क्लास में मैंने ड्राई कांटर की इमेज दिखाई थी। ये ड्राई कांटर शब्द है वो याद रखिएगा, जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है 3 तरफा। यानी इसका निर्माण कैसे होता है कि मरुस्थल में पड़े पत्थरों पर विभिन्न दिशाओं में हवा की रगड़, जिसे एब्रेशन या अपघर्षण बोलते हैं, इससे क्या होता है कि तीनों ओर से ये नुकीला हो जाता है और ये कहलाता है ड्राई कांटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भेड़ पीठ सेल या रोस मूटोने का निर्माण है वो किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमनद द्वारा या पवन द्वारा? तो ये किया जाता है हिमनद द्वारा। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका एक निक्षेपित स्थल रूप है जो कि ग्लेशियर के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे देख लो, रोस मूटोने, दूर से देखने पर ये बैठी हुई भेड़ जैसा दिखता है, ये भी बात याद रखिएगा। यानी जो पीछे से भेड़ की पीठ होती है ना, वैसे इसकी स्थलाकृति होती है। जिस तरफ से बर्फ आती है वह ढाल मंद और चिकना होता है, ये बात भी आपको याद रखना है, थ्योरी में पूछा जा सकता है। और विपरीत दिशा दूसरी तरफ उद्पाटन के कारण खुरदरा और खड़ा ढाल होता है। यानी जो बर्फ या ग्लेशियर्स के सामने जो हिस्सा आता है वो तो मंद होता है और चिकना होता है, जबकि इसके विपरीत वो ढाल तीव्र होता है और खुरदरा होता है। ये दोनों बातें भी आपको पता होनी चाहिए किस स्थलाकृति के बारे में, रोस मूटोने या फिर भेड़ पीठ सेल के बारे में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, एरिट क्या है? अब अपन एरिट भी बोल देते हैं और इसके अलावा आपको मैंने नाम क्या बताया था? अरेत। तो अब ऐसे नाम आए तो दोनों नाम याद रख लेना, कहीं पे ये मत कहना कि हाँ मैंने आपको ये अरेत बता दिया, ये तो एरिट होता है, ऐसे नहीं करना है आपको। बस मैंने वो चीज़ पढ़ाई है और वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ी बहुत चेंज होके आई है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इस पर अपन को ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं करनी होती है, अपन को बस क्वेश्चन थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हटके पूछा गया है, यानी अपन ने जो सेम चीज़ें पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा उसने मॉडिफाई कर रखा है या नाम में थोड़ी मोटी गलती है, छोटी मोटी गलती है, तो आपको ऐसा मत कहना कि गलती है। आपको बस हाँ आप समझ रहे हो ना कि अरेत के बारे में पूछ रहे, तो बस आप राइट आंसर करो, आपको गलती फलती से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन देखो, हिमानी प्रदेश में कंगी नुमा तेज किनारे वाली जो नगन चट्टानों की दीवार होती है उसी को अपन एरिट या अरेत बोलते हैं। ये आपकी कंगी नुमा होती है या फिर अपन आरी के दांतों के समान या कंगी के दांतों के समान होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे इस इमेज में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये क्या है? पूरा एक पर्वत है और यहाँ पे ये जो आप देखेंगे ये आपका सड़क है और इस सड़क में जब जल भर जाता है तो वो टार्न झील बनती है। और इधर भी आप देखेंगे ये दूसरा सड़क है, ठीक है, ये दूसरा सड़क है। और ये दोनों सड़क है जब अपर्दन करते हैं ना तो ये बीच में एक बहुत ही नुकीली और इस प्रकार ये कंगी के दांतों के समान स्थलाकृति बनती है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा येलो कलर लेके समझाना चाहूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यानी ये देखो इधर से अपर्दन कर रहा है, इधर ये वाला सड़क, और ये इधर वाला सड़क है वो इधर से अपर्दन कर रहा है। तो बीच में इस प्रकार आरी के कंगों के समान बहुत ही पतली ये एक पहाड़ी नुमा और नगन दीवार नुमा एक संरचना बनती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एरिट या अरेत। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये भी देख लो, सड़क जब पहाड़ के दोनों ओर सड़क जिसे आराम कुर्सी जैसी घाटी बोलते हैं, यह अपन ने बात की थी आर्म चेयर, जो मतलब लोहे की कुर्सी होती है, वैसी ये स्थलाकृति सड़क बनते हैं। और सड़क के दोनों तरफ से हिमानी के कटाव से बीच में ये पतली और नुकीली दीवार बनती है जो कि देखने में आरी या कंगी के दांतों जैसी दिखती है। इसी को अपन अरेत बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 9वां क्वेश्चन कि लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी या फिर
कास्ट प्रदेश या चूना पत्थर के जो प्रदेश होते हैं, तो आप कहेंगे लेपीज हमने भूमिगत जल में पढ़ी थी, और भूमिगत जल द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है उन्हीं को अपन कास्ट स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहाँ पे एक बार देख लो लेपीज के बारे में कि लेपीज है वो चूना पत्थर पर वर्षा जल की रासायनिक प्रक्रिया जिसे घुलन या घुलीकरण बोलते हैं उसके द्वारा बनती है। और इसमें क्या होता है कि चट्टान की सतह उबड़ खाबड़ नुकीली नालीदार हो जाती है और इस पर नंगे पैर चलना अत्यंत कठिन होता है। यानी ये चूना प्रदेश में क्या बनती है, ऐसी स्थलाकृति बनती है जो उबड़ खाबड़ होती है। ये आप देख पा रहे हो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पे कई तिखे या नुकीले पर्वत भी छोटे छोटे यहाँ पे नजर आते हैं, या छोटे छोटे आप कह सकते हो संरचनाएं या श्रृंखलाएं हैं वो आपको नजर आती है। ये क्या कहलाता है, लेपीज, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवकूट। ये नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है। तो अपन ने 5 पढ़े थे। सबसे छोटा घोल रंध्र, उससे बड़ा स्वेलो होल, और उसके बाद में तीसरा आता है डोलाइन, चौथा आता है युवाला, पांचवा आता है पोलजे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका विल्य रंध्र है, घोल रंध्र के बाद में दूसरा बड़ा विल्य रंध्र, लेकिन यहाँ पे विल्य रंध्र है वो ऑप्शन में नहीं है, तो इससे बड़ा होता है डोलाइन। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो कि घोल रंध्र क्या होते हैं, ये सिंकोल कीप के आकार के छोटे छेद होते हैं। जब कई घोल रंध्र बड़े हो जाते हैं और ध्वस्त हो जाते हैं तो ये एक बड़ा क्या बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, और इसे बोलते हैं डोलाइन। और युवाला है वो डोलाइन से भी बड़ा होता है, और युवाला से बड़ा होता है पोलजे। ये आगे भी मैं आपको क्वेश्चन करूँगा तो पांचों का क्रम बताऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा 11वां क्वेश्चन कि अंधी घाटियाँ कहाँ पे पाई जाती है, कास्ट प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, हिमानीकृत प्रदेशों में, या फिर डेल्टा प्रदेशों में। तो अंधी घाटियाँ ये भूमिगत जल से बनती है, तो कास्ट प्रदेशों में ये पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और अंधी घाटी है, इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये इमेज भी मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाई थी कि जब कोई नदी है वो चूना पत्थर या कास्ट क्षेत्र में बहती है तो वो अचानक किसी घोल रंध्र से गिरकर, यानी उसके अंदर गिर के भूमिगत हो जाती है, और भूमिगत होने के कारण जो आगे की नदी का घाटी क्षेत्र था वो शुष्क हो जाता है, और उसी को अपन बोलते हैं अंधी घाटी। तो ये परिभाषा यहाँ पे मैंने फिर से बता दी है, और वहाँ पे क्लास में भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि चूने के पसाणीय लटकते स्तंभों को क्या बोलते हैं, आश्च्युतासम, निश्च्युतासम, या कंदरा स्तंभ, या यारडांग। तो आप कहेंगे लटकते हुए स्तंभ यानी जो छत में ऊपर लटक रहे हैं उनको अपन बोलते हैं आश्च्युतासम, यानी आ से ऊपर और नी से नीचे। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे इनके जो नाम है इंग्लिश, तो वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट है वो नीचे और स्टेलेक्टाइट वो ऊपर। अब मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ और थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये आपके कास्ट क्षेत्र हैं, और भूमिगत ये आपकी एक कंदरा है जिसमें ये के निक्षेपण से ये आपके स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट है वो निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये देख लो छत से नीचे लटकने वाले चूने के स्तंभ होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और फर्श के ऊपर उठने वाले स्तंभ जो आप याद रख सकते हो स्टेलेग्माइट। ये जो नीचे दिख रहे हैं ये तो स्टेलेग्माइट है, ऊपर वाले स्टेलेक्टाइट है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पे बनता है कंदरा स्तंभ। ठीक है, केव पिलर जिसे अपन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ हिमनद की क्रिया से बनती है। लेपीज अभी पढ़ के हैं, भूमिगत जल से बनती है। वी आकार की घाटी, यानी ये तो भूमिगत जल से बनती है। वी आकार की घाटी नदी से बनती है। यू आकार की घाटी हिमनद से बनती है, और इसके अलावा जलप्रपात ये भी नदी से बनता है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, और ये आपको यू आकार की घाटी दिख रही होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति विवर्तनिक बलों के कारण बनती है, टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण बनती है। ब्रश घाटी, निलंबी घाटी, यू आकार की घाटी, या अंध घाटी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इनडायरेक्टली पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैंने आपको अंधी घाटी बताई, तो ये किससे बनती है, आप कहेंगे भूमिगत जल से। इसके अलावा नीलंबी घाटी, अब देखो जो लटकती घाटी है इंग्लिश में लिख रखा है हैंगिंग वेल, तब आपको समझ में आ गया, लेकिन वो सीधा ओनली नीलंबी घाटी लिखेगा। तो ये शब्द भी याद रखिएगा कि नीलंबी घाटी लटकती घाटी का ही अन्य नाम है। ये आपका हिमनद से बनता है। यू आकार की घाटी
ये भी हिमनद से बनता है। तो बचा ऑप्शन भ्रंश घाटी। ये क्या होता है, टेक्टोनिक्स जो प्लेट होती है या टेक्टोनिक्स जो फोर्सेज होते हैं उनके कारण भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। और यहाँ पे मैं अगर आपको नीचे इमेज दिखाऊं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कारण क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक जो भाग होता है उनमें विवर्तनिक बलों के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच में जमीन नीचे धंस जाती है तब इनका निर्माण होता है। जैसे आप देख लो, इस प्रकार जब ये विपरीत दिशा में जाती है तो यहाँ पे ये बीच की जमीन नीचे धंस जाती है और एक घाटी बन जाती है। जैसे आप देखेंगे हमारे भारत में नर्मदा नदी, मैंने आपको बताया था कि एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और इसके अलावा सबसे फेमस और सबसे बड़ी जो विश्व की भ्रंश घाटी है वो महान अफ्रीकी घाटी, जो कि बहुत सारे देशों में अफ्रीका के फैली हुई है। तो ये उदाहरण है इनकी, और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और इनको इंग्लिश में भ्रंश घाटी को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली भी नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक बार ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको प्रैक्टिस करना कि इनमें से कौन से अपरदनात्मक स्थल रूप है, कौन से निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। जैसे अपन बात करें नदी में, आपने देखा वी आकार की घाटी, तो अब आप मन ही मन में या फिर आप एक पेज लेके लिखना कि हाँ वी आकार की घाटी अपरदनात्मक स्थल रूप है। गोर्ज या कैनियन ऐसे लिखना है। फिर जलप्रपात, इसके अलावा आपने लटकती घाटी एक शब्द उठा लिया, या फिर रोस मुटोने, या फिर इनसेलबर्ग, लोएस, इसके अलावा युवाला, ऐसे आपको एक नाम उठाना है और आपको मन में ही सोचना है कि अपरदनात्मक है या निक्षेपणात्मक, और उसके बाद में आपको चेक करना है कि मैंने सही बताया या नहीं बताया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जितने भी साथी जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे भी और क्वेश्चन है, अभी मैं आपको करवाऊँगा। अंत में आपको कहूँगा कि आप लाइक्स और इसको शेयर भी करना क्लास को। तो चलिए दूसरा पार्ट में जो अपना पहला क्वेश्चन आता है वो आता है यारदांग। अब इसको यारदांग या यारडांग भी बोल दिया जा सकता है। तो ये किसके क्षरण से निर्मित होते हैं, फ्लूवियल होते हैं या एओलियन होते हैं या फिर कास्ट या फिर हिमरूप। तो अब देखो, जैसे जलीय जो स्थलाकृति है यानी नदी निर्मित, उनको इंग्लिश में फ्लूवियल बोला जाता है, जबकि जो पवन से निर्मित होती है उनको वातज या फिर एओलियन बोला जाता है। तो ये नाम भी आप याद कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे यारडांग है वो अपन ने पढ़ा था पवन निर्मित है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपका ब्लैक कलर है वो चूज कर लेता हूँ ताकि आपको ये जब मैं हाईलाइट करूँ तो चीज़ें दिख जाए। ये आप देखेंगे यारडांग है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा द्वारा कोमल चट्टानों का क्षरण और कठोर चट्टानों के अवशेष के रूप में बचना, इससे इनका निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें यारडांग है वो क्षैतिज जब ये बिछी होती है क्या चट्टानें, उसमें कौन कौन सी चट्टानें होती है, कोमल और कठोर चट्टानें होती है। जिसमें से कोमल चट्टानें उनका तो अपरदन होता रहता है और जो कठोर चट्टानें वो बच जाती है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति आपको दिखती है और ये लाइन बाय जैसे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जब रेत की आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से ड्यून्स का विकास होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुदैर्घ्य रेत का टीला, बरखांश या सीप या फिर अनुवृत्त आकार के टीले। तो याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था और मैंने आई थिंक जब थ्योरी पढ़ाई थी उस टाइम दोनों में कम बता दिया था। तो अभी सही कर लेना कि जो अनुदैर्घ्य रेत के टीले होते हैं वहाँ पे रेत की आपूर्ति कम होती है और हवा की दिशा स्थिर होती है, वहाँ पे ये टीले बनते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसके विपरीत अपन अनुप्रस्थ रेत के टीले देखें तो इनमें हवा की दिशा तो स्थिर होती है, ये तो सेम बात है दोनों में, लेकिन यहाँ पे जो रेत की आपूर्ति है, रेत की आपूर्ति वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये दोनों बातें वो नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन अगर थ्योरी में पूछी जाए कथन के माध्यम से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है और कन्फ्यूजन करने वाली बन जाती है। तो ये अलग से आपको मैंने बता दिए और इनको जहन में रखना। तो यहाँ पे हमारा अनुदैर्घ्य रेत का टीला है वो राइट आंसर होगा। और ये इस प्रकार होते हैं, ये हवा के समानांतर या पैरेलल बनते हैं। और ये देख लो, इनको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोला जाता है। और ये अपन ने बात कर ली कि रेत की मात्रा सीमित होती है और वायु की दिशा निरंतर और एक समान और स्थिर होती है। ठीक है, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं अनुदैर्घ्य रेत के टीले। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि पवन अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का सही समूह है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन है बरखान, भूस्तंभ, ट्रोम्बोली। उसके बाद में लोइस। अब आप लोइस जैसे देखेंगे तो आप कहेंगे ये निक्षेपित स्थल रूप है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा एस्कर, ये एस्कर पवन निर्मित है ही नहीं, ये हिमानी निर्मित है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भूस्तंभ, बरखान, बरखान आपका निक्षेपण से बना हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
इसके अलावा हमारा बचा ऑप्शन कौन सा, सी, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। भूस्तंभ यानी जिसे डेमोसियल्स बोला जाता है, छत्रकशिला जिसे मशरूम रॉक बोला जाता है, यारडांग बोला जाता है, और यारडांग को अपन क्या बोलते हैं, कॉक्सकॉम्ब। तो ये तीनों ही क्या है, पौंड द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट है। और ये मैंने तीनों को आपको नॉर्मली बातें बता दी है। और यहाँ पे बरखान और लोइस का जो मैदान होता है वो निक्षेपणात्मक स्थल रूप है, ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न स्थल रूप में से कौन सा पौंड द्वारा विकसित नहीं है। ज्यूगेन आप कहेंगे ये पौंड निर्मित है, और ये दवात के समान इनकी आकृति होती है, दवात के समान। उसके बाद में देखो अरेत या एरिट, ये हिमानी निर्मित, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जबकि इंसेलबर्ग और यारडांग है ये पौंड निर्मित है। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो अरेत, और मैंने आपको ऊपर अरेत बता दिया था किस प्रकार निर्मित होता है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थ्योरी भी लिख रखी है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड अवसादी चट्टान है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लोइस, इंसेलबर्ग, बलुआ पत्थर या मोरेन। तो यहाँ पे मोरेन आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया, बता दिया, यानी हिमोड या मोराइन, मैंने मोराइन बताया था। मोराइन या इंग्लिश में इसको मोरेन भी बोलते हैं, ये हिमानी निर्मित है। तो ये बात आप नोट कर लेना। आपके सामने आए मोरेन, आप सोचो कि नई बात है, नहीं, मैंने थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन मोराइन कर दिया था। मोरेन भी बोलते हैं, मोराइन, दोनों ही सही है। तो ये आप एक बार याद करेंगे और इनको नोट कर लेंगे कि मोरेन और मोराइन एक ही बात है। अब देखो जो अवसादी चट्टान निर्मित जो आपका वायुड स्थलाकृति है वो है इंसेलबर्ग। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर, सॉरी लोइस है, गलत बता दिया मैंने। इंसेलबर्ग है वो तो अवशिष्ट पर्वत होता है, जबकि ये एक पूरा लोइस मैदान नहीं बोलेंगे, ये सूक्ष्म कणों से बना होता है और धीरे धीरे ये एक प्रकार से चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है, ये दिख रहे हैं। अपने इसको कई बार लोइस मैदान बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये मैदान है वो ज़्यादा होता नहीं है। और ये देखो हवा द्वारा दूर से उड़ाकर लाई गई बहुत ही बारीक महीन धूलकण होते हैं और मिट्टी के निक्षेप से ये बनते हैं, और ये आपके छिद्रपूर्ण होते हैं और इनमें गड्ढे भी होते हैं। और याद रख लेना, विश्व में आपसे पूछे कि लोइस के मैदान कहाँ के फेमस है, तो चीन के जो लोइस के मैदान है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये मैंने मोरेन भी आपको बता दिया था कि हिमनद निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, इसको भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा निक पॉइंट, ये आपके लिए नया होगा तो इसको एक बार छोड़ते हैं। उसके बाद में देखो अंडों की टोकरी, ये स्थलाकृति कौन सी होती है, ड्रेमलिन, ठीक है, ड्रेमलिन या ड्रमलिन बोल सकते हैं। तो ये आपकी एकदम सही है। उसके बाद में देखो डोलाइन, ये आदि भौमिक जल, इसका मतलब भूमिगत जल, तो ये भी सही है। नूनाटंक, अब आप देखो नूनाटंक किससे निर्मित होता है, तो आप कहेंगे ये हिमानी निर्मित, और यहाँ पे इसने लिख रखा है वायु निर्मित, तो ये गलत है। और इसका मतलब निक पॉइंट का मतलब अब समझ में आ गया, ये नदी से निर्मित है या नदी से संबंधित है। ये अपन ने डायरेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन इनडायरेक्टली जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई है उस आधार पे आप ऐसे क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा नूनाटंक, ये वायु निर्मित नहीं है, जबकि हिमानी निर्मित होता है। और ये आप देखेंगे कि जहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ का ढेर होता है और वहाँ पे कुछ छोटे मोटे पथरीले पर्वत हैं, वो ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं, उन्हीं को नूनाटंक बोला जाता है। और यहाँ पे निक पॉइंट को नोट करके लिख लेना कि नदी के ढाल में जब अचानक बदलाव आता है और झरना बनता है, वही कहलाता है, उस स्थान को निक पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे एकदम अपरदन के कारण तीव्र ढाल बनती है या बदलाव आता है नदी के ढाल में, उसी को निक पॉइंट बोला जाता है। और अंडों की टोकरी जैसी जो संरचना होती है वो ड्रमलिन्स होती है, जो कि हिमानी निक्षेप से बनी पहाड़ियों का समूह होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि हिमनद के शीर्ष की ओर अपरदन का कौन सा स्थल रूप स्थापित होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग जो अपन ने जब स्टार्ट किया था टॉपिक, तो सेकंड जो क्लास थी उसमें बताया था स्टार्टिंग में ही। तो ये होता है आपका सर्क, यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये देख लो, ये आपका पूरा क्या है, पर्वत का शिखर है, लेकिन इसकी घाटी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये स्टार्टिंग घाटी में क्या बनता है, सर्क बनता है। और ये आप देखेंगे कटोरा नुमा, और जैसे ऊपर से देखेंगे तो एक कुर्सी नुमा संरचना आपको नजर आती है, और इसी को अपन बोलते हैं सर्क। तो सर्क का निर्माण देख लो, हिमनद घाटी के सबसे ऊपरी भाग में हिमानी के द्वारा यानी ग्लेशियर के द्वारा कटाव से बना अर्धवर्ताकार कटोरा या कुर्सी जैसा आकार होता है। और मैंने आपको ऊपर बताया था जब इसमें जल भर जाता है तो उसको टार्न झील बोलते हैं। और इसकी प्रक्रिया देख लो, हिमनद के शीर्ष भाग में अपघर्षण उद्पाटन के द्वारा इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 सही सुमेलित नहीं है।
नदी से प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। पवन से टोम्बोलो, तो ये आपका गलत है। टोम्बोलो अपन ने पढ़ा था, ये बनता है समुद्री जो तरंगे होती है या फिर अपन समुद्री लहरें भी बोल सकते हैं, उनसे निर्मित स्थल रूप है। इसके बाद में देखो हिमनद से सड़क अभी ऊपर बढ़ गए हैं, पवन से सीप, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और टोम्बोलो एक बार से फिर से याद कर लेना, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन संयोजी रोधिका भी बोलते हैं, तो इसका ये नाम भी आप याद रखेंगे, संयोजी रोधिका। अब देखो संयोजी का मतलब संयोजन करना या किसी दो भागों को जोड़ना, तो ये समुद्र में स्थित द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये देख लो, ये क्या है, पूरा कोई द्वीप है, और ये क्या है, आपका टोम्बोलो है, और ये उधर मुख्य भूमि से भी जुड़ा होता है, यानी ये मान लो इधर स्थल है, तो इस प्रकार बीच में एक प्रकार से प्राकृतिक पुल का काम करता है। तो टोम्बोलो ये समुद्री तरंगों के निक्षेप से बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद में ये रेत की पट्टी होती है जो द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ती है, ठीक है, और प्राकृतिक पुल के रूप में ये कार्य करती है। इसके अलावा सीप है वो एक अनुदैर्घ्य प्रकार का टीला है जो कि पवन निर्मित निक्षेपण स्थल रूप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि जो स्थलाकृति उत्पत्ति के आधार पर अन्य से भिन्न है वह कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहला ऑप्शन देखो जलप्रपात, दूसरा डेल्टा, तीसरा प्राकृतिक कगार, चौथा जलोढ़-पंख। अब आपको देखना है कि कौन से अपर्दनात्मक है और कौन से निक्षेपणात्मक है। तो आप देखेंगे जलोढ़-पंख है निक्षेपण से बना हुआ है, अन्य लिख रहा हूँ। इसके अलावा डेल्टा ये भी निक्षेपण से, और प्राकृतिक कगार या प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज ये भी आपका निक्षेपण से, तो इसका मतलब अपर्दन से बना हुआ है जलप्रपात, तो ये भिन्न है। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जलप्रपात कैसे बनता है बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा। उसके बाद में देखो पोर्ट होल, जिसे अपन बोलते हैं जल गर्तिका, ये एक अपर्दनात्मक स्थल रूप है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन किससे बनता है, तो ये नदी से बनता है, तो नदी चक्कर से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इमेज भी दिखा दूं। इस प्रकार नदी है, इसमें जो तली में कई बार क्या होता है कि कुछ पत्थर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे नदी में बहते हैं, तो ये तली में इस प्रकार छोटे छोटे गर्त कर देते हैं अपर्दन के माध्यम से, इन्हीं को अपन जल गर्तिका या इंग्लिश में पोर्ट होल बोलते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार बनते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसकी प्रक्रिया है वो ये घर्षण के कारण बनते हैं, क्योंकि इस तली में जो पत्थर छोटे छोटे वो जब तैरते हैं नदी में, तो ये घर्षण करके ऐसे छोटे छोटे गर्त बनाते हैं, जिन्हें पोर्ट होल या जल गर्तिकाएं बोला जाता है। उसके बाद में देखो स्टेक किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये सीधा याद रखेंगे, स्टेक है वो समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित होती है। और यहाँ पे देख लो ये कैसे बनती है, तो समुद्री तट पर खाड़ी चट्टानों का अवशेष जो समुद्र के बीच खंबे की तरह खड़ा रहता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं। समुद्री मेहराब की छत गिरने से स्टेक का निर्माण है वो होता है, ठीक है। ये स्टेक मैंने आपको बताया था, और ये अपर्दनात्मक स्थल रूप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी काष्ठ भू आकृतियां आकार में सबसे बड़ी होती है, तो आपकी होती है पोलजे। अभी मैं आपको ऊपर भी बता के आया था पांचों के नाम एक साथ, लेकिन यहाँ पे क्रम भी बता देता हूँ, और यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना कि ये जो भूमिगत जल निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप है जो कि गर्तनुमा होते हैं, उसमें सबसे छोटा गर्त होता है उसको बोलते हैं सिंक होल। अगर सिंक होल से थोड़ा बड़ा गर्त है तो उसको बोलते हैं स्वेलो होल या विलेरंदर। उससे बड़ा है तो डोलाइन, अगर उससे भी बड़ा है तो युवाला, और सबसे बड़ा है तो उसको बोलते हैं पोलजे। अब इनके इंग्लिश नाम तो ये यहाँ पे दे रखे, हिंदी नाम भी याद रखिएगा। युवाला को बोलते हैं सहकुंड, ठीक है, सहकुंड, जबकि पोलजे को बोलते हैं राजकुंड। तो ऐसे नाम भी ये आपको याद रखने हैं, कई बार वो राजकुंड दे दे, आप सोचो राजकुंड क्या होते हैं, ठीक है। सिंक होल है इसको घोलरंध्र बोलते हैं, और स्वेलो होल है इसको बोलते हैं विलेरंध्र, और डोलाइन को डोलाइनी बोला जाता है। और ये देख लो ये चूना पत्थर क्षेत्र में सबसे बड़ा गर्त है जिसका तल सपाट और दीवारें खड़ी होती है, कौन सी स्थलाकृति है, पोलजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां आ रहा है क्या, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदियों की युवावस्था का चित्रण नहीं करता, यानी ऐसी एक स्थलाकृति है इन चारों में से जो युवावस्था में नदियों के द्वारा निर्मित नहीं की जाती, तो आप कहेंगे डेल्टा। डेल्टा वो नदियों के द्वारा वृद्धावस्था में इसका निर्माण है वो किया जाता है। और मैंने आपको बताया था युवावस्था में नदियाँ अपर्दन करती है जबकि वृद्धावस्था में निक्षेपण ज़्यादा करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रैपिडस या रैपिड्स जिन्हें अपन बोलते हैं, जिसे छिपरिकाएँ, ये अपर्दनात्मक है, वी आकार की घाटी
और गोर्ज, ये तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और ये तीनों ही अपरदनात्मक स्थल रूप है, जबकि डेल्टा है वो निक्षेपणात्मक स्थल रूप है, तो ये वृद्धावस्था से संबंधित है। इस प्रकार अपने थ्योरी अगर जो मैंने अभी कॉमन सेंस लगाया उस आधार पे भी आप राइट कर सकते हो। और मैंने आपको अलग अलग थ्योरी भी पढ़ाई थी ऊपर नदी की अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं पढ़ाई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और आपका वृद्धावस्था, और उनकी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ इन अवस्थाओं में नदियों के द्वारा निर्मित की जाती है, उदाहरण भी बताए थे। डेल्टा ये देख लो, नदी के मुहाने पर यानी जब नदी समुद्र में गिरती है तो उस टाइम एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उसी को डेल्टा बोलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रकार मिलान भी आपसे पूछा जा सकता है कि जलोढ़ पंख, वी आकार की घाटी, डेल्टा, गोखुर झील, अब इनकी अवस्थिति ये कहाँ पे बनते हैं। तो अब आप देखो डेल्टा अभी पढ़ के हैं, कहाँ पे बनते हैं, नदी के निचले हिस्से या तट पर, तो आप कहेंगे तट पर यानी समुद्री तट पर जहाँ पे नदियाँ अपना मुहाना बनाती है। इसके अलावा देखो अब वी आकार की घाटी, तो आप कहेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, जबकि जलोढ़ पंख पर्वतीय पाद क्षेत्रों में या पर्वत पदीय क्षेत्रों में बनते हैं, ठीक है। तो बचा गोखुर झील, ये नदी के निचले हिस्से में। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। अब वास्तव में मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि गोखुर झील कहाँ पे बनती है, लेकिन वो 3 पता था तो ऑटोमेटिक ये पता चल गया, ठीक है। नदी के निचले हिस्से में बनती है गोखुर झील, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी कौन सा राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। और ये मैंने चारों लिख भी रखे, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे एक तरफ तो स्थलाकृति है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो ये देखो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, और ये अपन कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन रखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब उच्च स्तर से बहने वाले जल धाराओं को निम्न ढाल वाले स्थलीय ढलान वाले मैदानों में विभाजित किया जाता है तो किस प्रकार के अवक्षेपण स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब देख लो, एक तो बात हो रही है कि जब उच्च स्तर की जल धाराएं हैं वो मैदानों में आती है तो कौन सा स्थल रूप है उस स्थान पर निर्मित होता है, ये मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है। ऑप्शन देख लो, प्राकृतिक तटबंध, जलोढ़ पंखे यानी एलुवियल फेंस, बाढ़ के मैदान या प्रतिस्वेदक। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी साथी जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूट्यूब पे ही फ्री कोर्स है वो पूरा करवाया जाएगा, 66 के 66 टॉपिक। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो क्लास है इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अभी 1-2 दिनों में यानी 15 जनवरी से पहले नोटिफिकेशन भी इस भर्ती का आने वाला है, तो आप अभी से तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। मैंने तो दिसंबर में ही तैयारी स्टार्ट करवा दी थी। अपनी 30 क्लासें हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको 17 चैप्टर है वो ऑलरेडी करवा रखे हैं, और इससे पहले मैंने लगभग 6 महीने या 1 साल पहले क्लासेस स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे भी मैंने आपको 7-8 टॉपिक पढ़ाए थे। तो मतलब 25-26 टॉपिक मैं थ्योरी के रूप में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे साथी हैं वो इन क्लासों को देखिएगा। और इसके अलावा मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो भी नए साथी जिन्होंने अभी 12वीं पास किए, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में, उनकी एज 18+ हो गई है और वो तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती की, उनको अगर कोई गाइड चाहिए कि पहली बार कर रहे हैं तो किस प्रकार, तो इसलिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टा पे फॉलो करके जो नए साथी हैं वो मेरे से गाइड ले सकते हैं, या आपकी जो भी क्वेरी डाउट वगैरह हो वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में, और कल वाली क्लास में अपन एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। तो जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।